हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी प्यारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के इस नए सेशन में। शुभ प्रभात सभी को, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। फटाफट आ जाएं सबके सब लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नया जोश, नया सवेरा। अभी अभी जीएस की क्लास ओवर हुई है। होप आप सबको क्लास बेहतर लगी होगी जीएस वाली। जीएस की क्लास भी कोशिश करें जब भी समय मिले जीएस की क्लास में लाइव ज़रूर आएँ, ताकि लाइव जब आप लोग आते हैं तो इंटरेक्शन होता है तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए फटाफट लाइव आ जाएं। यस, आज की क्लास में भी जैसे मैंने आपको बोला था कि इंटरेक्शन थोड़ा सा इंटरेक्शन को लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी जेन्युइन डाउट आपको होता है, तो डाउट के लिए आप उत्कर्ष मैक नाम का टेलीग्राम चैनल क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इस उत्कर्ष मैक नाम के ये डाउट सॉल्विंग के लिए बनाया गया दोस्तों स्पेशल। आपको टेलीग्राम चैनल जो मेन जिसका लिंक दिया जाता है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलता है कमेंट सेक्शन में, वो तो करना ही है, उस पर तो आपको जुड़ना ही है। वो तो जनरल है, मतलब आपको पीडीएफ मिलेगी उस पर, ठीक है। लिंक दे दिया जाएगा कि कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पीडीएफ मिलता है ना, इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन दोस्तों ये जेन्युइनली आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए बनाया गया है, क्लियर आपके लिए। तो उत्कर्ष मैक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आज जाकर उस पर जुड़ जाएं, ठीक है। और अपने जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं वो इस पर आके पूछें, ठीक है। कोई भी फालतू इस पर कमेंट ना करें, सिर्फ सिंपल डाउट पूछना है आपको, और एक दिन के अंदर अंदर आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा, क्लियर है। यस, और एक्टिवली आपको इस पर इन्वॉल्व होना है यदि कोई भी जेन्युइन डाउट ऐसा है तो, क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। फटाफट लाइव आ जाए सबके सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। अब एक एक करके नाम लूंगा तो गुड मॉर्निंग में ही क्लास निकल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, ठीक है। यस, इंटरेक्शन को थोड़ा सा लिमिटेड रखते हुए शीट मेटल को खत्म करते हैं। आइए, तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था मेरे दोस्त? तो कल की क्लास में हमने देखा था शीट मेटल वर्क, राइट। शीट मेटल वर्क हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। शीट मेटल वर्क हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और शीट मेटल वर्क में हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं, हम पंचिंग देख चुके हैं, पियर्सिंग। पंचिंग क्या होता है मेरे दोस्त? एक खास तरीके का पियर्सिंग ऑपरेशन जिसमें सर्कुलर होल बनाने की हमारी मेन इच्छा है। तो मेन इच्छा क्या होती है हमारी? सर्कुलर होल बनाना, क्लियर है मेरे दोस्त। यस, और ब्लैंकिंग हमने क्या देखा था? वहां पर हमको एक कटा हुआ पार्ट चाहिए था जिसे हम क्या बोलते हैं आमतौर पे? ब्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटे हुए पार्ट को ब्लैंक बोला जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम यहां से। तो शीट मेटल वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, शीट मेटल वर्क हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम क्या कौन से ऑपरेशंस देख रहे थे? इसके अंदर हम देख रहे थे शेयरिंग ऑपरेशंस। और दोस्तों शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है कटिंग। क्या होता है? शेयरिंग का मतलब कटिंग होता है। दोस्तों इसके अंदर अभी तक हम दो मेन ऑपरेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन से? एक पंचिंग और दूसरा ब्लैंकिंग। आइए देखते हैं कुछ और ऑपरेशंस जो जुड़े हुए हैं किससे? इसी शेयरिंग से, ठीक है। तो अदर शेयरिंग ऑपरेशंस। तो आज हम कुछ और शेयरिंग ऑपरेशंस की चर्चा करने वाले हैं। अदर शेयरिंग ऑपरेशंस, और भी जो शेयरिंग ऑपरेशंस हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्लियर। अदर शेयरिंग ऑपरेशंस। तो दोस्तों हमारे पास कुछ और भी शेयरिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है। हम उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। आइए तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या? परफोरेटिंग। कौन सा ऑपरेशन है? परफोरेटिंग। अब दोस्तों ये परफोरेटिंग क्या होता है? देखो, आपने पियर्सिंग देखा, आपने ब्लैंकिंग देखा, ठीक है। हम अदर शेयरिंग ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम परफोरेटिंग पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, परफोरेशंस क्या होती है? एकदम सजा हुआ शीट रहता है। इस तरीके से हमारे पास शीट है, और शीट में हमारे पास क्या है? इस तरीके से छोटे छोटे क्या है हमारे पास? होल्स हैं। क्या है? छोटे छोटे हमारे पास क्या है? होल्स हैं। ऐसे इस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे होल्स हैं, एक जैसे होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, और यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, ठीक है। एक जैसे होल्स हैं, छोटे छोटे और यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से
इस तरीके से ये छोटे छोटे होल्स पूरी शीट में फैले हुए हैं, ठीक है भैया, शीट है ये जो मैंने दिखाया है, शीट है। तो शीट में क्या है, इस तरीके से होल्स फैले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ परफोरेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले स्मॉल होल्स बनाते हैं, स्मॉल होल्स। और ये होल्स कैसे होते हैं भाई, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है भाई, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होल बनाते हैं, मतलब ये होल्स आपस में क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे होल्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, यस। और बहुत सारे होते हैं, है ना, मैनी, लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर। और इनकी संख्या क्या होती है मेरे दोस्त, ज्यादा होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो छोटे छोटे होल्स, ठीक है, छोटे छोटे होल्स पास पास होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों जब किसी शीट में इस तरीके का ऑपरेशन किया जाए तो इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, परफोरेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परफोरेटिंग। और इन होल्स को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, इन होल्स को परफोरेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन खास होल्स का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है परफोरेशंस, परफोरेशंस, क्लियर। और इस शीट से जब भी आप लाइट पास करोगे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति होगी आपको। क्यों, क्योंकि एक सजावट की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में जब कभी भी आप पकोड़े तलते हो तो उसके लिए एक छलनी होती है ना, उस छलनी में भी क्या होता है मेरे दोस्त, वो भी एक शीट है, ध्यान से देखना, वो भी एक शीट है और उसके अंदर भी बीच में क्या है, बहुत सारे होल्स काटे हुए हैं दोस्तों, वो परफोरेशंस के थ्रू हुआ है। तो जो छलनी आप यूज करते हो ना पकोड़े छानने के लिए, जिसमें से तेल निकल जाता है छन के और पकोड़ा रह जाता है ऊपर, तो दोस्तों वो छलनी भी क्या है, शीट मेटल है, उसमें भी कौन सा ऑपरेशन है, परफोरेशंस है, क्लियर। इसी तरीके से आपका जो वॉश बेसिन होता है जिसमें आप हाथ धोते हो, है ना, या फिर किचन की सिंक होती है, तो नीचे भी वहां क्या होती है, जाली होती है। ऐसे ही वॉशरूम में भी क्या होता है, जहां आप नहाते हो वहां जाली होती है, जिससे क्या होता है, पानी बहकर निकल जाता है। तो दोस्तों वो जो जाली होती है उसमें भी परफोरेशंस होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, यस। तो दोस्तों परफोरेटिंग के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलने वाले हैं, अपना दूसरा शेयरिंग ऑपरेशन। इसके बाद उसको हम बोलते हैं दोस्तों लेंसिंग। क्या बोलते हैं, लेंसिंग। अब दोस्तों लेंसिंग क्या होता है, लेंसिंग क्या होता है दोस्तों, यदि कभी भी आपने ट्रेन में ट्रेवल किया हो, और मैं मान के चल रहा हूं कि सब ने हम में से कभी ना कभी जीवन में ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन में दोस्तों आमतौर पे ट्रेन में आपको जो खिड़की दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से होती है। ये मान लीजिए ट्रेन की खिड़की है दोस्तों। ट्रेन की खिड़की में आपने देखा होगा कि ट्रेन की खिड़की बनाई कैसे जाती है। तो ये एक शीट मेटल है, मेरे पास क्या एक शीट है, और मैंने यहां पर क्या किया, एक अधूरा सा कट लगाया, यहां पर भी कट लगाया, यहां भी कट लगाया, यहां भी कट लगाया, यहां भी कट लगाया, यहां भी कट लगाया, क्लियर। तो दोस्तों मैंने क्या किया, बस एक अधूरा सा कट लगाया, मतलब मैंने इसे पूरा नहीं चीरा है, मैंने इसमें बस एक अधूरा सा कट लगाया है जगह जगह पर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कट लगा दिया। आपने यदि कभी खिड़की देखी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ट्रेन की खिड़की में क्या होता है मेरे दोस्त, ये इस तरीके से कट लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें से जो कट लगा हुआ, इसमें से एक हिस्सा कटा हुआ, इसको ऊपर खींच दिया हल्का सा, एक जो कटा हुआ हिस्सा इसको हल्का सा ऊपर खींच दिया। आपने देखा होगा खिड़की में एक हिस्सा उभरा हुआ होता है ना, तो ऊपर का हिस्सा हल्का सा उभरा हुआ होता है ताकि जब खिड़की ढकी भी रहे तब भी हवा थोड़ी थोड़ी आती रहे, क्लियर है मेरे दोस्त। और इसी को जब आप ऊपर कर देते हैं तो फाइनली वो रॉड वाली खिड़की आती है जिससे बाहर से हवा सुंदर सुंदर आती रहती है ना, वो झरोखा बन जाता है वो बड़ा सा। लेकिन जब ये खिड़की आप बंद करते हैं तब दोस्तों ये वाली खिड़की आपको दिखाई देगी, जब ऊपर से खींच के बंद किया जाता है तब ये वाली खिड़की दिखाई देती है। और इसमें देखा होगा ये बीच से कटा हुआ पार्ट है और इसका ये पार्ट उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये जो पार्ट उभरा हुआ होता है दोस्तों, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो जिसमें एक शीट मेटल में हमने शेयर किया, लेकिन दोस्तों यहां पर मटेरियल रिमूव नहीं किया हमने, ध्यान दो, ये शेयरिंग ऑपरेशन जरूर है, यहां पर हमने काटा जरूर है, लेकिन दोस्तों काट के मटेरियल रिमूव नहीं किया। परफोरेशन में काट के मटेरियल रिमूव हुआ है, पियर्सिंग में काट के मटेरियल रिमूव हुआ है, ब्लैंकिंग में ब्लैंक को कट करने के चक्कर में मटेरियल वेस्ट रिमूव हुआ है, मटेरियल बर्बाद हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ कोई भी मटेरियल बर्बाद नहीं हुआ, कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है। हमने क्या किया, बस कट लगाया और दोस्तों इसको डिफॉर्म कर दिया, मतलब इसे थोड़ा सा परमानेंट, इसका शेप, ऊपर का हिस्से का शेप परमानेंटली चेंज कर दिया खींचकर, क्लियर है मेरे दोस्त, यस। तो इस तरीके से कह सकते हो आप, इस तरीके से यहां पर क्या बन जाता है, ये उभार आ जाता है, इस तरीके से हम उभार देते हैं इसको ऊपर की ओर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम खिड़की बनाते हैं, किसकी, ट्रेन की खिड़की बना सकते हो, है ना। या फिर आपने देखा होगा कि
ट्रेन के अलावा किसी किसी घर में भी ऐसी खिड़की दी हुई होती है। कूलर की खिड़की देखी है दोस्तों आपने, कूलर की खिड़कियां वो भी इसी तरीके से होती है। कूलर की जो साइड वाली खिड़की आप देखोगे ना दोस्त, वो ऐसी ही होती है, इसी तरीके से। क्लियर है? यस। तो लेंसिंग क्या होता है मेरे दोस्त? क्या लेंसिंग एक मेटल शेयरिंग प्रोसेस है? शीट मेटल शेयरिंग बिल्कुल है। कट लगा है ना तो शेयरिंग है, लेकिन क्या यहां पर मटेरियल रिमूव हो रहा है? नहीं। तो ये क्या है भाई? तो ये शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है, ये भी शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है, शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है, लेकिन बट ऑपरेशन है, बट यहां पर कोई भी मेटल रिमूव नहीं हो रहा। क्लियर? नो मटेरियल रिमूवल, बट नो मटेरियल रिमूवल, बट यहां पर मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? इसका मतलब यह हुआ कि इस शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है, बट यहां से मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है ना? नो मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां से मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है। अब दोस्तों देखो, ये शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है और यहां से मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, ये हमने देख लिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर है? ओके। लेकिन हो क्या रहा है? तो दोस्तों यहां पर देखा आपने कि शेयरिंग तो मैंने की, शेयरिंग की, कैसी शेयरिंग की? पार्शियल कट लगाया है। क्या लगाया है? पार्शियल कट लगाया है। लेकिन दोस्तों इस शेयरिंग के साथ साथ इसमें क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी की है मैंने, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मैंने यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी की है। क्या किया मैंने इसका जो हाफ कट लगाया इस पे, इसमें एक हिस्से को उभार दिया। दोस्तों ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो डिफॉर्म्ड पार्ट है दोस्तों, ये जो डिफॉर्म्ड पार्ट है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं भाई? टैब। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं, या LOUVER, लोअर बोलते हैं। क्लियर? मेरे लवर नहीं है, लोअर है। ठीक है, लोअर है, टैब बोल सकते हो ना, लोअर बोल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको, ये टेक्निकल नेम है। ठीक है, बस इसे याद कर लीजिए, टेक्निकल नेम है उस उभरे हुए पार्ट के लिए, डिफॉर्म्ड पार्ट के लिए। इसे टैब या फिर LOUVER, लोअर बोलते हैं। क्लियर? यस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा लेंसिंग क्या है। लेंसिंग एक ऐसा शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन है जिसमें मटेरियल रिमूव नहीं होता। क्लियर है? यस। तो ये जो शेयरिंग है, इसमें क्या होता है? पार्शियल कट लगता है, प्लस पार्शियल कट लगा है, प्लस इसमें हुई है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है? याद रखना, ये शीट मेटल का एक ऐसा शेयरिंग ऑपरेशन है, एकमात्र ऐसा शेयरिंग ऑपरेशन है जिसमें हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी देखते हैं। मतलब यहां पर सिर्फ शीट मेटल शेयर नहीं होता, डिफॉर्म भी होता है। क्लियर है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? एग्जाम्पल में आ जाएगा विंडोज ऑफ डेजर्ट कूलर की विंडो, डेजर्ट कूलर की विंडो हो गई। इसके अलावा ट्रेन्स की विंडो हो गई, क्लियर है? तो डेजर्ट कूलर की विंडो हो गई, ट्रेन की विंडो हो गई, है ना? इस तरीके से हमने ये देखा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। इसमें क्या देखा जाएगा? तो हमने लेंसिंग देख लिया, हमने परफोरेटिंग देख लिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जिसका नाम क्या है? निबलिंग। कौन सा प्रोसेस है मेरे दोस्त? निबलिंग। निबलिंग क्या होता है दोस्तों? देखो, निबल का मतलब क्या होता है? निबल का मतलब होता है कुतरना। निबल का मतलब क्या होता है? निबल मतलब होता है दोस्तों कुतरना। आपको पता है दोस्त कि जो चूहा होता है मेरे दोस्त, वो क्या करता है? कुतर देता है, कपड़ों को कुतर देता है, पेपर को कुतर देता है। तो जब चूहा कुतरता है मेरे दोस्त, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कुतरता है। मतलब ऐसा डिजाइन जो चूहा बनाता है काट कर दोस्तों, वो आप चाह के भी नहीं बना सकते। आपके हाथों में वो कारीगरी नहीं है जो चूहे के दांत में है। इसका मतलब यह हुआ कि चूहे का काटना एक कॉम्प्लेक्स शेप देता है दोस्तों। इसी तरीके से यदि आप एक शीट के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन चाहते हैं, जैसे आपने रेजर ब्लेड देखी होगी जिससे आप अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो दोस्तों उस ब्लेड में देखना आप, इस तरीके का डिजाइन होता है, इस तरीके का मेरे दोस्त डिजाइन होता है उस ब्लेड के अंदर। तो क्या आपने कभी सोचा कि सर ये वाला जो डिजाइन है ये कैसे बना? भाई ये जो डिजाइन है ब्लेड का, ये कैसे बना होगा? क्यों? क्योंकि इस डिजाइन में देखो सिर्फ एक सिंगल होल नहीं बना है, इस तरीके से ये डिजाइन बना हुआ है। तो ये डिजाइन कैसे बनेगा? तो ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। क्या ये टॉप व्यू? ये क्या है? ये ब्लेड है, रेजर ब्लेड है।
और ये इसका कौन सा व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है। अब ये रेजर ब्लेड का जो टॉप व्यू आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसको यदि आप इस तरीके से रखें, इसको यदि आप इस तरीके से रखें तो दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि इसमें पंच, मैं एक जगह पे पहले यहां पर क्लिक करूंगा, गोल सा पंच है, ध्यान से देखना, ये गोल पंच। अब देखो इसके बाद करना क्या है, आपको पंच को मत खिसकाना एक जगह से, पंच को नहीं खिसकाना। ये टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू, इसको ऊपर से देख रहे हैं। अरे भाई शीट जब भी ऐसे दिखता है पूरा पूरा, ये ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मैंने क्या किया, देखो इस तरीके से टॉप व्यू को ऐसे रखो, टॉप में रखो ना, फिर इस तरीके से रखो। अब यहाँ पे जो पंच है, इसने पंच ने यहाँ क्लिक किया, मतलब यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। लेकिन अब पंच को नहीं खिसकाना है, ठीक है, ये वाला होल बनाने के लिए नहीं, आपको यहाँ खिसकाने के बाद इसे शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है, अरे इस वर्कपीस को, इस शीट को शिफ्ट, नीचे से क्या देना, फीड देना है। तो नीचे से जब फीड दोगे तो दोस्तों ये वाला हिस्सा इस पंच के नीचे आ जाएगा और पंच फिर से वहीं क्लिक करेगा और यहाँ पर होल बन जाएगा। अब थोड़ा और आगे जाएगा, अब ये वाले हिस्से पे पंच क्लिक करेगा और होल बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या देखा, इस तरीके से कि यहाँ पर क्या है, मेरे सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, इतनी दूरी तो फीड देना है लगातार, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर का जो गैप है ना, ये इसको कवर करना है। और पंच लगातार एक ही जगह हिट करेगा, यहीं पर पंच लगातार यहीं हिट करेगा। ये सब पंच के आगे बस आते जाएंगे, पंच के नीचे आते जाएंगे, तो पंच एक ही जगह हिट करेगा, ये खिसकते चले जाएंगे। और खिसकेंगे किस तरीके से, इनकी डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच में जो दूरी होगी वही इनका फीड का काम करेगी। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको लगातार क्या करना है, फीड देना। तो दोस्तों निबलिंग प्रोसेस का मतलब ही है क्या, कि कभी भी आपको बनाना हो कॉम्प्लेक्स स्लॉट, कॉम्प्लेक्स स्लॉट्स बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स होल्स या फिर कॉम्प्लेक्स स्लॉट्स बनाने हैं, स्लॉट, ठीक है, स्लॉट्स बनाने हैं किसमें, इन शीट मेटल, इन शीट मेटल। किससे सिंपल, बाई सिंपल पंच एंड डाई। यदि सिंपल पंच और सिंपल डाई के माध्यम से यदि आपको ये काम करना हो तो दोस्तों देखो सिंपल पंच था या डाई भी सिंपल थी, बस आपको क्या देना है, लगातार फीड देना है। तो कॉम्प्लेक्स होल या स्लॉट बनाने हैं शीट मेटल में बाई सिंपल पंच एंड डाई, सिंपल पंच एंड डाई। तो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको निबलिंग प्रोसेस यूज करना होगा। क्लियर है, यस। इसमें पंच लगातार क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, लगातार धड़ाधड़। क्लियर है, यस। और फीड किसके माध्यम से मिलेगी, शीट के माध्यम से। तो पंच रैपिडली मूव्स अप एंड डाउन। पंच क्या करेगा मेरे दोस्त, रैपिडली मूव्स, रैपिडो नहीं है, रैपिडली है, ठीक है, मूव्स अप एंड, रैपिडली मूव्स अप एंड डाउन। एंड क्या होता है यहां पर, एंड सब्सीक्वेंट मतलब एंड साइमल्टेनियस, सब्सीक्वेंट नहीं, उसी के साथ साथ क्या देते हैं, साइमल्टेनियस फीड इज प्रोवाइडेड, साइमल्टेनियस फीड इज प्रोवाइडेड टू द शीट। और साइमल्टेनियसली हम क्या प्रोवाइड करते हैं मेरे दोस्त, फीड प्रोवाइड करते हैं, किसको, शीट को। साइमल्टेनियस मतलब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, फीड प्रोवाइड करते हैं शीट को, क्लियर, यस। साथ ही साथ हम फीड प्रोवाइड करते हैं शीट को। तो इस तरीके से मेरे दोस्त क्या करना है, हमें निबलिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है। क्या करना है, निबलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है स्टील रूल्स। क्या है भाई अगला प्रोसेस, स्टील रूल्स। दोस्तों आप सभी ने बचपन में रूलर यूज किया होगा, इनफैक्ट अभी भी करते होंगे और जिंदगी भर करेंगे। जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तब तक रूलर का यूज होगा। दोस्तों रूलर का मतलब क्या होता है, शासक। लेकिन यहाँ शासक की बात नहीं हो रही है, किस रूलर की बात हो रही है, स्केल की बात हो रही है। जिसे आप स्केल बोलते हैं उसको हम रूलर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब बात किसकी होती है, स्केल की, तो आपको पता है यदि मेरे पास क्या है, शीट है, अरे इधर भी देख लो भाई, इधर भी देख लो, आपस में कमेंट में बतियाते रहते हो, है ना। कमेंट वही करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है, यस। क्लास में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो, यहीं पर ध्यान दें, एक दूसरे से बातें ना करें। तो मैंने क्या बोला, स्टील रूल्स का क्या काम है मेरे दोस्त। देखो मान लो मेरे पास ये शीट है और मेरे को इस शीट को बीच से काटना है, इधर से मेरे को इस शीट को बीच से क्या करना है, काटना है, काट के हटाना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टील रूल्स का इस्तेमाल करूंगा। किसका, स्टील रूल्स का।
तो दोस्तों स्टील रूल्स का क्या काम होता है भाई, टू shear apart, टू shear apart मतलब अलग कर देना, ठीक है, टू shear apart ए पार्ट ऑफ शीट, तो शीट का हिस्सा अलग कर देना उससे, क्लियर है भाई, टू shear apart ए पार्ट ऑफ शीट, शीट का एक हिस्सा उससे काट कर अलग कर देना। तो जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि आप क्या करते थे, पेपर के ऊपर स्केल रखते थे और पेपर के हिस्से को ऐसे फाड़ देते थे। तो दोस्तों स्केल, प्लास्टिक का स्केल रखने से यदि आप पेपर जैसी चीज को फाड़ सकते हैं, तो फिर यदि मैं बोलूं कि स्टील का स्केल रख के आपको शीट मटेरियल को फाड़ना है, तो क्या फाड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल फाड़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक खास तरीके का शेयरिंग कर सकता हूं रफ बेसिस पे, मतलब यहां पर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। आपने भी देखा होगा कि जब हम कैंची से पेपर काटते हैं और जब रूलर रख के पेपर काटते हैं तो दोनों में फर्क होता है, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती जब हम रूलर रख के पेपर फाड़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए जब भी आपको रफ काम करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टू shear apart पार्ट ऑफ शीट, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शेविंग। क्या नाम है भाई? शेविंग। ये सब कौन से प्रोसेस है मेरे दोस्त? ये सब शेयरिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, शेविंग। अब दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है शेविंग। अच्छा, एक शेविंग होता है, एक ट्रिमिंग होता है। क्या होता है? ट्रिमिंग। दोस्तों शेविंग का मतलब क्या होता है कि समय समय पर, जैसे आप शेविंग करते हो, क्या होता है, समय समय पर जो बाल आते रहते हैं उनको हटाना, उसे बोलते हैं शेविंग। और हमेशा के लिए जड़ से हटा देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं ट्रिमिंग। क्लियर है? यस। अब ये मत बोलना सर ट्रिमिंग, मैं बाल को कटाने को ट्रिमिंग बोलता हूं और इसको शेविंग बोलता हूं, ऐसे नहीं। शेविंग का मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक मतलब फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो भी वियर एंड टियर होता है, आप यूज करते हो किसी भी बॉडी को इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में या शीट मेटल को जब आप बार बार यूज करोगे तो शीट मेटल की जो ऊपर की सरफेस होगी उस पर क्या आने लग जाएगी, काम करते करते वियर एंड टियर, वो घिसने लग जाएगा, वियर एंड टियर होगी उसमें। तो दोस्तों इस शीट मेटल के ऊपर जो काम करते करते घिसाई होने लग जाएगी, वियर एंड टियर होने लग जाएगी, इस वजह से क्या होगा, इस वियर एंड टियर की वजह से क्या होगा, शीट मेटल का सरफेस समय के साथ खराब हो जाएगा। इस सरफेस को लगातार चकाचक बनाए रखने के लिए आपको समय समय पर क्या करना होगा, शेविंग करना होगा। तो दोस्तों शेविंग क्या करते हैं, शेविंग में हम क्या करते हैं, शेविंग में हम क्या करते हैं भाई, टू रिमूव द वियर्ड सरफेस, टू रिमूव द वियर्ड सरफेस from a sheet, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज डन ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, दिस इज डन ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। ये आपको कुछ कुछ समय पर करते रहना होगा, समझे आप। ये ऐसा नहीं है कि काफी समय बाद करोगे, आपको पता है बीच बीच में जैसे जैसे काम होता रहेगा, वियर एंड टियर लगातार होती रहेगी, इसलिए आपको ये काम भी लगातार करते रहना है। क्लियर है? कुछ कुछ दिन के अंतराल पे करते रहना है, क्योंकि काम करोगे तो भैया वियर एंड टियर तो होगी, और वियर एंड टियर होगी तो उसको हटाने के लिए, ताकि सरफेस क्या रहे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम भाई, ये किस लिए कर रहे हैं, टू मेंटेन कंटिन्यूअस accuracy, to maintain continuous accuracy and surface finish on the sheet। तो शीट पर भैया शानदार सरफेस फिनिश रहे और उसकी एक्यूरेसी बरकरार रहे, इसके लिए हमें लगातार समय समय पर क्या करना होगा, शेविंग करनी होगी। अब दोस्तों बात होगी किसकी, ट्रिमिंग की बात होगी। आइए ट्रिमिंग देख लेते हैं जरा, ट्रिमिंग क्या है। दोस्तों आपने इंडस्ट्री में क्या किया, पहली बार शीट बनाया, ध्यान से सुनना, आपने इंडस्ट्री में पहली बार शीट बनाया। जब आपने पहली बार शीट मेटल बनाया, ठीक है, या जिससे शीट मेटल बनाया दोस्तों, उस पर कोई गंदगी लगी रह गई, मतलब कोई अनचाही चीज लगी रह गई, उसे हटाना जरूरी है। तो दोस्तों उस केस में क्या किया जाता है, ट्रिमिंग किया जाता है। तो पहली बार जब मैन्युफैक्चर होकर आता है ये शीट, तो उसमें कोई छिलका लटका रह गया या कोई अनचाही चीज लगी रह गई, तो दोस्तों उसको जड़ से उखाड़ना है, जड़ से काट के हटा देना है। क्लियर है? यस, ये एक बार का काम होता है ट्रिमिंग। क्लियर है? तो ट्रिमिंग का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड पार्ट्स फ्रॉम द शीट। तो शीट से अनडिजायर्ड पार्ट को रिमूव करना, शीट से अनडिजायर्ड पार्ट को रिमूव कर देना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यूजुअली आमतौर पे कहां देखा गया है? यूजुअली इट इज डन जस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग जस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्कशॉप। तो जैसे ही वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे शीट को मैन्युफैक्चर किया गया, तो इसमें कोई यदि अनचाही चीज लगी रह गई तो दोस्तों उसको उस समय हटाने का काम को हम क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग बोलते हैं। ये वन एंड ऑल होता है, मतलब पहली बार करते हैं हम। ठीक है। उसके बाद काफी लंबे समय बाद कर सकते हो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समय समय पर नहीं होता। तो समय समय पर क्या होता है? शेविंग होता है ना, हर कुछ दिन के अंतराल पे शेविंग होता है, लेकिन ट्रिमिंग काफी लंबे समय बाद होता है, या फिर कह लो कि सीधा मैन्युफैक्चरिंग के तुरंत बाद होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो अनडिजायर्ड चीजें थी। इसके अंदर सबसे फेमस एग्जांपल किसका आता है? बर्स। क्या होते हैं? बर्स क्या होते हैं भाई? बर्स होते हैं स्मॉल चिप्स, छोटे छोटे के छिलके जो लगे रह जाते हैं ना बॉडीज पे, दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्स बोलते हैं। BURRS। ये भी याद रखना, क्योंकि बर्स भी सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया कि बर्स क्या होते हैं। तो बर्स छोटे छोटे छिलके होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लगे रह जाते हैं। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे शीट मेटल की इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा जब सामान बनकर आता है तो उस पर कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। ठीक है। तो वही जो कुछ ना कुछ लगा है उसी को हटाने के काम को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिमिंग बोल रहे हैं। ठीक है। यस। यहां पर भी क्या मेंटेन करनी होती है भाई आपको? यहां पर भी किस लिए आप काम कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है यार, आपको भी क्या चाहिए? टू मेंटेन डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी। यहां पर भी आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी को क्या करना है मेरे दोस्त? मेंटेन करना है। टू मेंटेन डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी, आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी को क्या करना है मेरे दोस्त? मेंटेन करना है। तो टू मेंटेन डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड क्लोजर टॉलरेंसेस, मतलब आप टॉलरेंस, दोस्तों टॉलरेंस क्या होता है? जब मेट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना जान लो, टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ठीक है। तो दोस्तों जो डायमेंशन मैंने सपने में सोचा था कि भैया कोई चीज 50 सेंटीमीटर की होगी और हकीकत में भी मुझे 50 सेंटीमीटर के करीब ही मिल गया, तो दोस्तों मेरा सपना तो लगभग पूरा हो गया ना। मैं चाहता था कि कोई चीज 50 सेंटीमीटर की हो और मुझे वो लगभग असलियत में जो इंडस्ट्री में बनकर आया वो भी 50 सेंटीमीटर के काफी करीब आ गया। तो इसका मतलब मेरी तो चाहत पूरी हो गई ऑलमोस्ट। इसका मतलब टॉलरेंस, मुझे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बर्दाश्त कब करना पड़ता है? जब कोई गलती क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। मतलब मैं जो चाहता हूं 50 सेंटीमीटर, यदि उससे काफी ज्यादा भटक जाए मेरा एक्चुअल साइज, 52 आ जाए, 53 आ जाए, तो दोस्तों मुझे अपने गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो डायमेंशन है वो काफी ज्यादा भटक गया है। किससे? मेरी चाहत वाली डायमेंशन से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टॉलरेंसेस क्लोजर है। क्लोजर मतलब जो आप चाहते थे लगभग वही मिलेगा। क्या करने के बाद? ट्रिमिंग करने के बाद। तो ट्रिमिंग करने का लक्ष्य यही है कि आपको अपनी चाहत पूरी होते हुए दिखाई दे, मतलब जो डायमेंशन आप चाहते थे ऑलमोस्ट वही डायमेंशन आपको दिख जाए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रिमिंग और शेविंग क्या होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयरिंग ऑपरेशन पे। दोस्तों ये जितने भी शेयरिंग ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी न किसी फॉर्म में एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा इसमें डेप्थ में समझा रहा हूं, कोई एक लाइन से सवाल बन सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नॉचिंग। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नॉचिंग है। क्या है? नॉचिंग। दोस्तों नॉचिंग क्या होता है? नॉचिंग क्या होता है? ओके, तो देखिए दोस्त, ये जो नॉचिंग होता है, दोस्तों नॉचिंग जो होता है नाम से ही पता लग रहा है, नोचना। देखो आपको कभी भी खुजली होती होगी दोस्तों तो आप नोचते हो, है ना? नोचते हो, है ना? तो नोचना दोस्तों कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। कभी ऐसा सुना है कि लिवर नोच रहा है कोई,
है ना, या फिर अपनी आंतों को नोच रहा है। अरे भैया नोचना होता है सरफेस पे, हाथ अंदर थोड़े नहीं जाएगा नोचने के लिए, सरफेस पे जो भी चीज होगी उसको नोचा जाएगा। इसका मतलब नोचिंग कहाँ होती है मेरे दोस्त, सरफेस पे होती है। कहाँ होती है, सरफेस पे होती है, शीट मेटल के सरफेस पे। अरे जरा इधर भी ध्यान दे लो माय डियर, है ना, आपस में बातें मत करो, क्लियर है, यस, थोड़ा इधर ध्यान दो, क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। लिमिटिंग रख रहा हूं मैं कमेंट का डिस्कशन, ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें क्लास पे, ठीक है, यस। तो अब देखो एग्जाम नजदीक आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, बस बात करवा लो इनसे। तो यहां पर देखो भाई नॉचिंग, नॉचिंग में क्या है कि मेरे पास क्या है, ये शीट मेटल है, ये मेरे पास क्या है, शीट मेटल है, और मैं क्या करना चाहता हूं, इसकी सरफेस पे नोचना चाहता हूं, मतलब सरफेस पे कोई डिजाइन बनाना चाहता हूं। तो दोस्तों मैंने नॉचिंग की और कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन कर दिया, यहां पर इस तरीके से मैंने डिजाइन कर दिया, यहाँ इस तरीके से मैंने जगह जगह पर जो ठीक लगा है उस तरीके से यहां पर क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। तो क्या हुआ जरा ध्यान दो, सरफेस के ऊपर, सिर्फ सरफेस के ऊपर नोच दिया गया है, मतलब कोई खास डिजाइन बना दिया है, नोच के हटा दिया गया है मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ कहां से, सरफेस से। तो दोस्तों याद रखना, है ना, सिर्फ और सिर्फ कहां से, सरफेस से। तो ये क्या है, मटेरियल रिमूवल, मटेरियल रिमूवल। और दोस्तों क्योंकि मटेरियल रिमूवल हुआ है तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्चर करके ही हटाया होगा ना, तो शेयरिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ शीट, मटेरियल रिमूवल फ्रॉम दी सरफेस ऑफ शीट। शीट की सरफेस से क्या निकालना है दोस्त, मटेरियल रिमूव करना है। तो जब शीट की सरफेस से मटेरियल रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्त, नॉचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, नॉचिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यस, तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग टाइप के क्या थे, शेयरिंग ऑपरेशंस थे। ये शेयरिंग ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं, ये किसके अलावा पढ़े हैं हमने, पंचिंग और ब्लैंकिंग के। आपके एग्जाम में ज्यादा फोकस पंचिंग और ब्लैंकिंग पर होता है, इसलिए उसकी एनालिसिस जरूरी थी डिटेल में, जो हमने की, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी की और थ्योरी भी पढ़ी, लेकिन इनकी कम से कम इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए हम सबको। क्लियर है, यस। दोस्तों अब हम एंटर करेंगे शीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशंस के बाद शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस में। किसमें, शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो आइए देखते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। शीट मेटल फॉर्मिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। चलिए फॉर्मिंग ऑपरेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं। आइए देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन से पहले, वो है शियर ऑन पंच। ठीक है, शियर ऑन पंच। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत एग्जाम्स में धीरे धीरे आने लग गया है, तो आपके एग्जाम में भी कल को आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कल को ये नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक सर नहीं देखा हमने कभी, है ना, तो हम कैसे अटेम्प्ट करते। तो आइए ये टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों शियर क्या होता है, पंच पे शियर देने का क्या मतलब है, तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरीके का पंच है, ये ऐसा, मतलब जो नीचे से क्या है, फ्लैट है। तो एक ऐसा पंच है जो नीचे से क्या है, एकदम फ्लैट है, फ्लैट सपाट है। ठीक है, और एक ऐसा पंच है दूसरा मेरे पास मेरे दोस्त जो इस तरीके से है, ऐसे है। ठीक है, तो एक ऐसा पंच है जो नीचे से सपाट है और एक ऐसा पंच है जो इस तरीके से है, नुकीला है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मत भूलना, ये जो पंच है इसका क्रॉस सेक्शन में क्या मान के चल रहा हूं, सर्कुलर। क्या मान के चल रहा हूं, पंच का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए एक पंच है, ठीक है, और ये शीट है, तो शीट के ऊपर जब पंच मारूंगा तो पंच का जरा क्रॉस सेक्शन देखो क्या है, सर्कुलर है। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। तो मैंने क्या किया, यदि इस सर्कुलर पंच के क्रॉस सेक्शन को इसको ऐसे चीर दोगे दोस्तों, ऐसे चीर दोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे चीरने पर जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो इलिप्स मिलेगा। ध्यान से देखो, यदि आपने इसको इस तरीके से चीर दिया, यदि आपने इसको इस तरीके से ऐसे चीर दिया तो मेरे दोस्त यहां जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो आपको इलिप्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, इलिप्टिकल मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, इसको जब आपने ऐसे चीरा है, ऐसे चीरा है, तो यहां पर आपको क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा, यहां का क्रॉस सेक्शन कैसा है, यहां का क्रॉस सेक्शन मेरे दोस्त है सर्कुलर, सर्कुलर
क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। लेकिन दोस्तों जब यहां ऐसे चीरोगे तो सर्कुलर नहीं होगा, मतलब इस तरीके से होगा, जरूरी नहीं इलिप्स हो लेकिन सर्कुलर नहीं होगा। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, सर्कुलर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर तो नहीं है, क्या है वो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन सर्कुलर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आपने पार्ट काट कर हटाया है इसमें हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है जो आपने मैक्सिमम हाइट काट के निकाली है, मतलब ये जो आपने ऐसे काटा है इसमें जो मैक्सिमम हाइट थी वो कितनी है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं शीयर। क्या बोलते हैं इसको, शीयर बोलते हैं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं कि पंच पर हमने क्या दे दिया, शीयर दे दिया। दोस्तों जिस पंच को ऐसे काट के नुकीला बना दिया गया है, सोचो यदि मैं इस पंच को यहां से काट दूं, यदि मैं इस पंच को यहां से काट दूं तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये यहां से नुकीला बन जाएगा, है ना। और सोचो एक नुकीले पंच से जब आप शीट पे वार करोगे तो ये शीट में आराम से होल कर देगा, किसके मुकाबले, एक ऐसे पंच के मुकाबले जिसका नीचे का हिस्सा क्या हो, सपाट हो। सोचो मैं कोई चीज काटने जा रहा हूं, कोई चीज छीलने जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, इसमें काटना है, इसमें छीलना है, ठीक है, मुझे इसमें काटना है, मुझे इसमें छीलना है। तो जब मुझे इसमें काटना होगा, इसमें छीलना होगा, तो दोस्तों ये जो सपाट है, सपाट की वजह से क्या होगा, जोर ज्यादा पड़ेगा, है ना, छिलाई कम होगी, है ना। क्यों, क्योंकि एक चाकू है जो धारदार है, जैसे ये है, ये धारदार है, देखो इसमें धार है, ये नोकीला है, ये इसको ऐसे मत देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको सीधा ऐसे मत देखो ब्लेड की तरह, ये ब्लेड नहीं है। अरे क्रॉस सेक्शन कैसा था इसका, गोल था, उसमें काट के ये आया है, ठीक है। फिर भी यहां से क्या है, ये चोंच है, पॉइंटेड है। तो जब ये अटैक करेगा पहले तो दोस्तों प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, क्योंकि एरिया कम है और फोर्स जबरदस्त लग रहा है, तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। तो यहां पर क्या है, आसानी से होल बना देगा। इसमें होल बनाने में क्या होगी, तकलीफ होगी, यहां जोर ज्यादा लगेगा। अब देखो इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एक बात बताओ कि होल बनाने के लिए जो जोर चाहिए वो तो बराबर चाहिए भाई, शीट सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो जब शीट भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है शीट का, तो दोनों केस में आपको याद होगा फोर्स का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, फोर्स का डेफिनेशन क्या था, पाई डी टी, सर्कुलर होल बनाने की बात कर रहा हूं, इनटू में टाउ एस। तो मैंने शीट जो लिया है, शीट का मटेरियल भी सेम है, मतलब शीट की स्ट्रेंथ सेम है, शीट की थिकनेस भी सेम है, और मुझे दोनों में जो केस में होल बनाना है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब जोर बराबर चाहिए दोनों केस में, ठीक है, जोर बराबर चाहिए। अब देखो इस जोर के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भाई, ये जो फोर्स होता है, ये जो प्रेशर होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्त, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, कि इस केस में नीचे का हिस्सा जो है इसका, जब ये अटैक करेगा, पूरा का पूरा सपाट हिस्सा, ये पूरा का पूरा सपाट हिस्सा जब अटैक करेगा तो दोस्तों सपाट हिस्से का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। एरिया क्या होता है, बड़ा। यदि एरिया बड़ा है इसका मतलब प्रेशर तो पहले से ही क्या है, बहुत कम है ना। इस सपाट एरिया की वजह से क्या होगा, एरिया बड़ा होने की वजह से मेरे दोस्त प्रेशर पहले ही बहुत कम है, ठीक है। अब यदि आपको मान लो कि तीन एरो का प्रेशर चाहिए, मेरी बात समझना, मान लेता हूं कि मेरे को 3 एरो का प्रेशर चाहिए, तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहां से मैंने क्या किया, अब जोर बढ़ाना स्टार्ट किया इसके ऊपर। दोस्तों जब आप जोर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कोई दूसरा पेन ले लिया जाए ताकि और बढ़िया से हम इसे समझ सकें। तो मान लेते हैं दोस्त कि यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, ये एरो यहां से इस प्रेशर को बढ़ाएगा, फोर्स बढ़ाया हमने, इस पे जोर बढ़ाया, ये बढ़ गया। लेकिन दोस्तों इस दोनों को ध्यान से देखो, एक एरो नीचे है एरिया की वजह से, एक एरो ऊपर है इस फोर्स की वजह से, क्या होगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब यदि मुझे 2 एरो का प्रेशर चाहिए होल बनाने के लिए, अभी तक मेरे को एक भी एरो नहीं मिला एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि ये दोनों एरो एक दूसरे को खा के खत्म कर देंगे। अब देखो क्या होगा, मैंने और जोर लगाया, क्या हुआ, अब मेरे पास प्रेशर आना शुरू हो गया है, अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना शुरू हो चुका है, क्लियर है। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरे को 2 एरो का प्रेशर चाहिए, यहां पर ये एरो आपस में खत्म हो चुके हैं, तो नेट एरो कितना है मेरे पास, एक ही है। अभी मेरे को 2 एरो चाहिए थे ना होल बनाने के लिए, तो प्रेशर फिक्स चाहिए मेरे को दोनों केस में, तो मैंने और जोर लगाया, तो यहां से प्रेशर और बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि मेरे को नेट 2 एरो का प्रेशर यदि चाहिए,
नेट 2 एरो का प्रेशर यदि चाहिए तो इसके लिए मेरे को 3 एरो का क्या लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। किससे? इससे। क्यों? ये सपाट है, इसीलिए सपाट चाकू जो होता है यदि उससे आलू छीलना है आपको तो दोस्तों बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिसलने लगता है चाकू। लेकिन जो नया नवेला चाकू है, जो शार्प चाकू है, वो तो हल्का सा भी जोर लगाओगे आलू पे पकड़ बना लेगा, खीरे पे पकड़ बना लेगा, घिये पे पकड़ बना लेगा, है ना। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ नया नवेला धारदार चाकू जब पकड़ बनाता है अपनी नए नवेले में, क्यों? क्योंकि उसकी शार्प एज होती है। क्लियर है दोस्त, है ना, क्योंकि एरिया कम है। अरे शार्प एज का मतलब क्या होता है यार, एरिया कम होता है तो पकड़ आसानी से बनती है। यहां पर एरिया ज्यादा है, ये ब्लंट है, ठीक है, ब्लंट है, तो ये क्या होगा, ये काटने की बजाय ना बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसे काटने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो नोकीला है और नोकीले बंदे को जोर कम लगाना पड़ता है। याद करो मेटल कटिंग में भी मैंने जब नोज रेडियस की बात की थी तो ये बात बताई थी कि जो नया नवेला टूल होता है उसका नोज रेडियस ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, तो उसको जोर कम लगाना पड़ता है क्योंकि नया नवेला जो टूल होता है दोस्तों वो शार्प होता है। क्या होता है? शार्प होता है। अरे क्लियर है भाई सबको? बोल दो एक बार फटाफट यस, ताकि आगे बढ़ जाएं, और यदि कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। तो अब देखो भाई हमने क्या बोला कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया भाई, ये क्या है, नोकीला पार्ट है। तो यहां से यदि मैं एनालिसिस शुरू करूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर ये प्रेशर है, ये फोर्स है और ये एरिया है। सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया मेरे दोस्त, सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया कि सर एरिया तो यार इसका सर पहले से ही नोकीला है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पहले ही कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से प्रेशर तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने अभी जोर भी नहीं लगाया, ध्यान से सुनो, मैंने अभी पंच पे ढंग से जोर भी नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि ये नोकीला है ना, क्योंकि ये नोकीला है तो दोस्त यहां पर थोड़ी थोड़ी कटाई तो अपने आप शुरू हो गई। जैसे कहते हैं ना, यदि चाकू में धार हो तो चाकू बस गिर भी जाए ना यदि कहीं, तब भी जोर से यदि गिरता है, क्योंकि पंच ऊपर से आ रहा है तो जोर से जब गिरता है मेरे दोस्त उसी में थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाएगा। अब देखो खेल तो अब शुरू होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने जोर लगाना शुरू किया, जोर जैसे ही मैंने लगाया दोस्तों यहां पर एक और एरो आ गया, हो गया भाई काम हो गया। क्यों हो गया काम? मैंने क्या बोला था, नेट मेरे को कितने एरो का प्रेशर चाहिए, 2 एरो का प्रेशर चाहिए। यदि मेरे को नेट 2 एरो का प्रेशर चाहिए होल बनाने के लिए तो यहां तो आ गया, होल बनाने के लिए 2 एरो का प्रेशर चाहिए था भाई, मेरा तो काम हो गया, होल बन गया भाई। इसने भी होल बना दिया, इसने भी वही होल बनाया, दोनों में सेम प्रेशर लगाना पड़ा मेरे को, क्योंकि होल बनाने के लिए प्रेशर सेम चाहिए था, होल बनाने के लिए मेरे को फोर्स सेम चाहिए था, क्योंकि दोनों में मेरे को सेम डायमीटर का होल बनाना है, दोनों में सेम थिकनेस है और दोनों का मटेरियल भी क्या है, सेम। इसका मतलब सेम होल दोनों पंच को बनाना है। तो दोस्तों उस केस में है ना, प्रेशर 2 एरो का मेरे को चाहिए था, यहां पर 2 एरो का प्रेशर हासिल करने के लिए 3 एरो का फोर्स लगाना पड़ा, बहुत जोर लगाना पड़ा, जबकि यहां पर सिर्फ 1 एरो के जोर में काम हो गया क्योंकि ये नोकीला है। क्लियर है? हल्के से फोर्स में। याद करो मेटल कटिंग में क्या बोला था, नए नवेला टूल जो कि नोकीला होता है, शार्प होता है, जिसका नोज रेडियस ना के बराबर होता है, उसमें हल्का सा कटिंग फोर्स और पावर कंजम्पशन भी कम होता है। याद आ रहा है कुछ? उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों पंच पर शियर देने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका फोर्स कम लगता है। क्लियर है? जो फोर्स आपको लगाना पड़ता है ना शियर के लिए वो कम लगता है, ठीक है। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई, यहां पर क्या समझ में आ गई कि सर यहां पर जो फोर्स लगता है तो ड्यू टू शियर ऑन पंच, ड्यू टू शियर ऑन पंच, पंच पर शियर देने की वजह से क्या हुआ मेरे दोस्त, पंच पर शियर देने की वजह से क्या हो गया कि द फोर्स रिक्वायर्ड for punching and blanking, the force required for punching and blanking is reduced। तो दोस्त पंचिंग और ब्लैंकिंग के लिए जो फोर्स की जरूरत है वो क्या हो गई, फोर्स की जरूरत कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपका जो ये पंच है वो क्या है, शार्प है, नोकीला है। किस केस के लिए? इस केस के लिए। क्लियर? पर्टिकुलर शियर वाले केस के लिए। तो पंच पर शियर देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है पहले से। क्लियर? इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं दोस्त, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आइए देखते हैं कि शियर देने से क्या फायदा हुआ। तो मेरे पास ये एक ग्राफ है,
जिसमें मैं इकट्ठे आपको शियर और नॉट शियर देने का केस समझा दूंगा। दोस्तों देखो क्या है, यहां पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों आपको एक बात पता है कि ये जो हमारे पास पंच होता है, ये जो हमारे पास पंच होता है, जरा देखो ये थोड़ा ऊपर है, इसको पहले तो एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, समझे, पहले अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। अब दोस्तों एक चीज को गौर से देखना है यहां पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये जब इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट कट जाएगा और दोस्तों इस तरीके से गिरेगा कट कर, इस तरीके से। इसका मतलब दोस्तों इस पूरे पार्ट को काट के गिराने के लिए मुझे सिर्फ इतना ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है भाई, सिर्फ इतना। इसका मतलब दोस्तों मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, थिकनेस के बराबर है। दोस्तों इसको मैं क्या बोल देता हूं, स्मॉल एस को बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मेरे पंच को सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्प्लेस करना है भाई, थिकनेस के बराबर डिस्प्लेस करना है आपको पूरा का पूरा काटने के लिए, मतलब पूरा होल बनाने के लिए। क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखो क्या किस्सा किस तरीके से चलेगा, यहां का किस्सा किस तरीके से चलेगा। यहां पर दोस्तों खेल कुछ अलग चल रहा है। क्या चल रहा है यहां पर देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये भाई साहब इस पे स्ट्राइक करेंगे, ये अभी छुएगा नहीं इसको क्योंकि ये ऊपर है, कितने से ऊपर है, एस से ऊपर है, ध्यान से सुनना, ये इसमें एस से ऊपर है तो ये इसको नहीं छुएगा, तो क्या होगा, खेल कुछ हद तक ऐसे चलेगा। अभी ये पार्ट कटा भी नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा कट चुका है अभी तक, ये वाला हिस्सा अभी तक पूरा कट चुका है मेरे दोस्त, ये वाला हिस्सा पूरा कट चुका है, लेकिन ये अभी तक कटा नहीं है। अब इसकी एंट्री यहां पर हो रही है, तो मैं ये बोल रहा हूं जब ये वाला हिस्सा इसको छुएगा, है ना, अभी इसने शुरू नहीं किया इस पे कटाई, ये वाला हिस्सा इसको छुएगा तब तक इतना हिस्सा कट चुका है। आपको नहीं लगता इतना हिस्सा कट चुका है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसका मतलब किसके बराबर है, ये हिस्सा टोटल कैपिटल एस के बराबर है। दोस्तों इस कैपिटल एस के दो हिस्से हो गए, एक हो गया ये टी और एक हो गया ये एक्स्ट्रा हिस्सा, ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा जो आप देख रहे हैं। क्लियर है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक हिस्सा हो गया टी और ये पूरा का पूरा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके बराबर है, ध्यान दो, ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये पॉइंट जहां तक गया होगा इसको खींच के देखो भाई, इस तरीके से है ना, तो ये यहां तक पहुंचा चुका है, जबकि ये हिस्सा अभी अभी कांटेक्ट में आया है। इसका मतलब ये जो दूरी है इनके बीच में, यही किसके बराबर है, कैपिटल एस, शियर के बराबर है, किसके, शियर के। क्लियर है दोस्त। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना सा डिस्प्लेस किया, कितने के बराबर, टी के बराबर, और मेरा काम हो गया। दोस्तों यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है, यस। कितना डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है, देखो जरा ध्यान से। यदि आप इस पार्ट को भी काट दोगे दोस्तों, इस पार्ट को भी यदि आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जब कट जाएगा तो देखो स्थिति उस समय की क्या होगी, जब ये पूरा कट जाएगा तो उस समय की स्थिति क्या होने वाली है, आइए देखते हैं दोस्तों। जब ये पूरा कट जाएगा तो ये कुछ ऐसा सीन होगा, इस तरीके से हमारे पास कुछ इस ऐसा सीन होगा, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा सीन होगा जब ये पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों एक चीज पे गौर करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ये है पूरा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ये है पूरा मेरा डिस्प्लेसमेंट, इसमें थिकनेस तो कवर हुई है, लेकिन इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी याद है ना कितनी है भाई, इस कोने से इस कोने, पंच ने खींचा है ना इसको, तो पंच का ये वाला हिस्सा भी यहां आ चुका है, ये वाला हिस्सा यहां तक आ चुका है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, ये कैपिटल एस। तो दोस्तों ये दूरी कितनी है, ये दूरी है कैपिटल एस, क्योंकि ये दूरी तो आपको पता लग रही है ना, ये थिकनेस है, ये कितनी है, थिकनेस है, ये तो थिकनेस है। तो दोस्तों ये थिकनेस है और ये कैपिटल एस, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एस और टी के, किसके, एस और टी के। दोस्तों इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट थी, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। अब जरा आगे आओ और जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं, जिस ग्राफ पर, उस ग्राफ को जरा देख लें। तो ये दोस्तों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, यहाँ पर फोर्स है। क्या है यहाँ पर, ये फोर्स है। आइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पंच थोड़ा सा ऊपर है, अभी जब वो वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगा तो थोड़ी दूर तो नीचे आएगा ना, पहले स्ट्राइक करने से पहले।
पंच को यदि वर्कपीस पे स्ट्राइक करना है तो थोड़ी दूर तो ऊपर से नीचे आएगा ना, तो इतने डिस्प्लेसमेंट तक तो कोई जोर नहीं लग रहा, क्योंकि वो अभी जब नीचे आ ही रहा है। जैसे ही वो नीचे आया धम से जोर से फोर्स लगा। किसका इतनी जोर से लगेगा भाई? अब ये 3 एरो वाला फोर्स कहां पर था? बिना शियर वाले पंच पे, सपाट पंच जो है, ठीक है। तो जब वो पंच लगाएगा दोस्तों एकदम से झटका लगेगा। क्यों? अरे सपाट है ना, उसका पॉइंटेड एंड है ही नहीं उसके पास, बहुत जोर लगेगा। कितना? 3 एरो वाला फोर्स। तो तुरंत उसी वक्त दोस्तों इतना तगड़ा फोर्स, उसी वक्त जैसे ही स्ट्राइक करेगा झटका लगेगा दोस्त, इतनी तेज झटका लगेगा, इतना हाई फोर्स उसी समय लग जाएगा। क्लियर? यस। उसके बाद धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी? कम होगी। धीरे 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 क्या होगी? कम होगी। ठीक है, धीरे धीरे उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से ये फोर्स है, ये फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है दोस्तों? ये वही फोर्स है जो बिना शियर वाले पंच पे आप देते हो। ये वही फोर्स है जो बिना शियर वाले पे देते हो। और देखो इतने कम डिस्प्लेसमेंट में काम हो गया। यही है वो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस। अब दोस्तों उसी वक्त क्या हुआ कि थोड़ी सी दूरी तय करके, है ना, एक और पंच आ रहा है जिसपे क्या है? शियर है। तो जब तक थोड़ी सी दूरी तय कर रहा है ऊपर से नीचे हिट करने के लिए, तब तक तो कोई जोर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हिट करेगा धीरे धीरे छिलना शुरू होगा। आप देखो जरा आप ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता कि इसको छीलने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसको छीलने में टाइम कम लगेगा? तो आप बोलोगे कि सर इसको छीलने में कैसे टाइम? अभी आप बोल रहे हो कि ये सपाट नहीं है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है। अरे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि मुझे भी यही छीलना है तो मेरे को 3 गुना फोर्स दो, उसके 3 गुना फोर्स दो। मैं तैयार हूं भैया देने को। मैं इसको 3 गुना फोर्स यदि देने को तैयार हूं, तब तो ये समय कम लेगा ना भाई, तब तो ये इतने में ही काम हो जाएगा। यहां समय कम लगेगा, यहां पर समय ज्यादा लगेगा। क्यों? पहले ये छीलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे जब ये इतना नीचे चला जाएगा एस के बराबर, तब इसका कॉन्टैक्ट शुरू होगा, तब ये छीलेगा यहां पर। क्लियर है? तो आराम आराम से यहां काम होता है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब यह हुआ कि समय लगाकर आराम आराम से पहले हिटिंग होगी, आराम आराम से पहले क्या होगी? यहाँ हिटिंग होगी। आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ काम होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से फोर्स लगना शुरू, आराम आराम से फोर्स लगना शुरू होगा, आराम आराम से धीरे धीरे। और दोस्तों फोर्स की वैल्यू यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झटका नहीं लग रहा है उतना। ऑन एन एवरेज फोर्स लगा जब तक कटिंग चालू है, उसके बाद फोर्स धीरे धीरे गिरेगा और ये धीरे धीरे इस तरीके से फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो दोस्तों ये जो फोर्स है ये क्या है? फोर्स कौन से पंच पे? जिस पंच के में क्या है? शियर है। तो जिस पंच में शियर है, जिस पंच में शियर दे रखा है उसका फोर्स है। ठीक है, और ये उस पंच का शियर है जो सपाट है पंच, मतलब बिना शियर के पंच है। क्लियर है? बिना शियर वाला पंच। तो दोस्तों एक चीज यहां पर नोटिस कर लिया होगी आपने कि यहां पर फोर्स में कमी आ गई है। शियर देने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि पंच के फोर्स में कमी आ गई। यार मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, यदि पंच के फोर्स में कमी आ गई है, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग एंड ब्लैंकिंग इज रिड्यूस्ड, तो आपको नहीं लगता कि जब आपको पंच से बार बार जोर कम लगाना पड़ेगा शियर की वजह से, तो पंच की लाइफ बढ़ जाएगी? तो लाइफ ऑफ पंच इंक्रीजेस। लाइफ ऑफ पाई नहीं है मेरे दोस्त, लाइफ ऑफ पंच है। ठीक है, लाइफ ऑफ पंच इंक्रीजेस। क्यों दोस्त? पंच की लाइफ क्यों बढ़ गई? क्योंकि पंच को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। देखो जब भी किसी टूल की चोंच को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है हिट करने के लिए, तो दोस्तों उसको झटका का एहसास होता है। और ये झटका आपको अभी लगेगा इसने तो झेल लिया, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ ये झटका इसके शरीर को अंदर से खोखला करने पे आ जाता है और ये इस शरीर को तोड़ देगा। क्लियर है? यस। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक चले, आपका लाइफ लंबे समय तक चले, तो दोस्तों इसके लिए आपके ऊपर लगने वाला जोर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो हम ग्राफ अभी डिस्कस कर रहे थे, इस ग्राफ में एक चीज नोटिस की गई। क्या? वो क्या नोटिस किया? यदि आप इन दोनों ग्राफ्स का एरिया देखेंगे, इसका एरिया, ये वाला एरिया टोटल, ये वाला एरिया, ये एरिया यदि नोट करेंगे, एरिया क्या है? ये एरिया है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और इसका एरिया यदि आप नोट करेंगे मेरे दोस्त, इसका एरिया यदि आप नोट करेंगे, ये टोटल एरिया इसका, ये टोटल एरिया इसका, ये टोटल एरिया, तो दोस्तों ये भी क्या है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। भाई ये भी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तो है फोर्स इनटू एफएस इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी है इस, है ना, और यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। इसको मैं S1 लिख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं लिख देता हूं S1। ठीक है, और दोस्तों यहां से लेकर यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूं क्या? S2। क्या लिख देता हूं?
S2। तो दोस्तों ये मेरे पास क्या है S1 है और ये मेरे पास क्या है S2 है। क्लियर, ये मेरे पास क्या हो गया S2। तो इतनी ज्यादा दूरी को क्या लिख दिया मैंने S2 लिख दिया और इतनी छोटी दूरी को मैंने क्या लिख दिया S1 लिख दिया। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका। और ये देखो टाइम भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, टाइम टेकन। क्यों आप यहाँ टाइम टेकन क्यों लिख सकते हो, टाइम टेकन क्यों लिख सकते हो भाई टाइम टेकन? क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही ज्यादा समय भी लग रहा था इस होल को बनाने में। क्लियर है, उतना ही ज्यादा समय भी लग रहा था इस होल को बनाने में। तो दोस्तों हमने ये देखा कि इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा, जब आप इन दोनों एरिया को कैलकुलेट करते हो दोस्तों तो प्रैक्टिकली क्या मिलता है कि ये दोनों एरिया सेम है। तो प्रैक्टिकली हमें क्या देखने को मिला है, प्रैक्टिकली दीज टू एरियाज, ये जो दो एरियाज हैं मेरे दोस्त आर सेम। तो प्रैक्टिकली ये दो एरिया क्या है, सेम है। तो ये दोनों एरिया जब हमने ध्यान से देखा तो क्या देखा कि सेम है। क्लियर है, यस। तो F इंटू एस और ये हो गया एफ एस मतलब फोर्स विद शियर, इनटू में क्या डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने S2 बोल दिया था, इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने S1 बोल दिया था। और क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि F इंटू में S1 ये बराबर है किसमें, Fs मतलब फोर्स विद शियर इंटू में S2 अब दोस्तों यदि आप गौर करें तो ये क्या है पता है आपको, ये क्या है, ये है सेम एनर्जी कंजम्पशन फॉर होल। इसका मतलब दोस्तों एक बात बताओ यार, क्यों नहीं होगी एनर्जी कंजम्पशन सेम? अरे जब होल सेम शीट में बनाना है, शीट की थिकनेस भी सेम है, शीट का मटेरियल भी सेम है, बस प्रोसेस में ही तो फर्क है, पंच में ही तो फर्क है, बाकी सब तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ मुझे एनर्जी तो उतनी ही चाहिए ना होल बनाने के लिए, वो एनर्जी के बस तरीके में फर्क है कि एक जगह मैंने जो फोर्स दिया है वो शियर के साथ दिया है और एक जगह बिना शियर के दिया है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, जिसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा है उसके फोर्स में कमी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। इसका मतलब शियर वाला फोर्स क्या है, कम है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, बड़ा है। ये फोर्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। क्लियर है? तो दोस्तों अब समय आ चुका है इसको जरा यूज करने का और हमें निकालना है कि आखिर कितना जोर लगाना पड़ेगा जब भी हम देते हैं किस पर, शियर पंच पर। तो दोस्तों देखो यहां से F इंटू में S1 ये बराबर है किसमें, Fs इंटू में S2 के। दोस्तों S1 अभी आपको याद है किसके बराबर था, S1 ये बराबर था किसके, थिकनेस के, किसके, थिकनेस के। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये ध्यान से देखिए इस फिगर को दोबारा। ये जो हमने लिखा था S मतलब S1, यहां पर इसको भी कर लेते हैं 1 और इसको कर लेते हैं S2, ठीक है। तो ये S1 है, ये किसके बराबर लिखा हमने, थिकनेस के। लेकिन दोस्तों यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं कि हर बार हम पूर्ण रूप से ही इसको काटें, हो सकता है हम इसका कुछ हिस्सा ही काटें, हो सकता है हम इसका कुछ हिस्सा ही काटें। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या बोल देंगे, इसके लिए हम निकालेंगे परसेंटेज पेनिट्रेशन। मतलब हो सकता है हम 100% आपको ना भेदें थिकनेस के बराबर, हो सकता है थिकनेस का हम आधा ही हिस्सा भेदें, सिर्फ इतना ही हिस्सा भेदें। तो दोस्तों उसको बोलते हैं 50% पेनिट्रेशन, मतलब 50% गहराई तक हमने आपको भेदा है। हो सकता है मैं पूरा थिकनेस ना भेदकर सिर्फ 10% ही आपको भेदना चाहूं, उसको बोलते हैं 10% पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब गहराई में भेदना। अरे ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से, कमेंट में लगे हुए हो, इधर भी जरा देखो और सुनो। मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर बार मैं थिकनेस को 100% ही लूं, मतलब मैं पूरी गहराई तक छील दूं, आर पार कर दूं, होल बना दूं, पूरा जरूरी नहीं होता। क्लियर है? कभी कभी मेरे को अधूरा भी होल बनाना होता है यार। अधूरा का मतलब आधा नहीं होता, अधूरा का मतलब 10% होल, 20% हो सकता है ना, 10%, 20%, 30%। जब पूरी गहराई कर दूंगा तो 100%। इसका मतलब दोस्तों मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला इस तरीके से डिवाइस करूंगा जो हर जगह लागू हो। क्लियर है? यदि पूरी गहराई तक होल बनाना है तो 100% ले लेना। तो दोस्तों S1 को क्या लिखते हैं हम लोग, PT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PT। दोस्तों इसमें P क्या है, P है परसेंटेज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, गहराई में प्रवेश करना। पेनिट्रेशन मतलब होता है गहराई में प्रवेश करना। तो P का मतलब हो गया परसेंटेज पेनिट्रेशन, कितनी गहराई में, कितना परसेंट गहराई में आप जा रहे हो। क्लियर है? यस। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि थिकनेस कितनी है, 5 mm।
थिकनेस कितनी है 5 mm, लेकिन मुझे जो पेनिट्रेट करना है, मुझे पेनिट्रेट करना है कितना, मुझे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मेरी है 2 mm, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 mm है, मुझे सिर्फ 2 mm ही डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या 40% ऑफ 5 mm। बोलो भाई, क्या मैं 2 mm को 5 mm का टोटल थिकनेस का 40% नहीं लिख सकता? तो दोस्तों इसका मतलब समझे क्या है, ये है P इंटू में T। टी क्या थी मेरी थिकनेस, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 mm गहराई में जाना है, तो 40% ऑफ T हो गया, मतलब P पेनिट्रेशन, परसेंटेज पेनिट्रेशन कितना है 40%, और 5 ये क्या है थिकनेस है। दोस्तों इस तरीके से हम PT लिखेंगे। यदि पूरी गहराई में हो रहा है काम तो P को 100% ले लो, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब दोस्तों 100% ऑफ थिकनेस क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब पूरी गहराई मैंने कर दी। तो यहां पर PT की जगह क्या आ जाएगा P आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। और दोस्तों इसी तरीके से S2 को क्या लेंगे हम यहां पर, S2 को क्या लेंगे, तो ध्यान दो S2, जरा इस फिगर में वापस आओ, देखो जरा क्या था, ये S2 की वैल्यू कितनी थी डिस्प्लेसमेंट की, ये था T और ये S। T की जगह आप PT भी ले सकते हो, मतलब आधा अधूरा, ऐसा हो सकता है यहीं से इतना ही पार्ट काटा हो, ठीक है, तो बीच का हिस्सा भी आप ले सकते हो। तो आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PT प्लस में S, PT प्लस में S या S प्लस PT, कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों यहां से यदि आप देखो इन दोनों को, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा दोस्त, यहां से आपके पास फॉर्मूला बनेगा FS बराबर F इंटू में PT, F इंटू में PT जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाई S प्लस PT। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया भाई, फोर्स विद शियर, ठीक है। तो जिस पंच पर आपने शियर दिया है, जिस पंच पर आपने क्या दिया है शियर दिया है, उसके लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, इतना। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखो, पहले इतना वर्क डन था, दोस्तों ये क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं वर्क डन, क्या बोलते हैं इसे वर्क डन। तो जब भी दोस्तों आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन, तो दोस्तों वर्क डन है ना, बिना शियर वाले के लिए हो तो F इंटू PT आ जाएगा, है ना। वर्क डन विदाउट शियर, वर्क डन विदाउट शियर, ये किसके बराबर होगा दोस्त, ये होगा F इंटू PT के बराबर। तो बिना शियर के वर्क करने की बात आ जाए तो F इंटू PT, और यदि शियर के साथ वर्क करने की बात आ जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं वर्क डन विद शियर, ये क्या है वर्क डन विद शियर। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शियर ऑन पंच इज करेक्ट, तो आप बोलेंगे एनर्जी इन बोथ द केसेस इज सेम, ये एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फोर्स रिड्यूस हो जाता है, पंच की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर कह लो पंच की लाइफ जो पहले सपाट होने से क्या कम हो सकती थी, उसको हमने क्या किया शार्पनेस देके बढ़ा दिया। क्लियर है, एनर्जी लेकिन सेम रहती है, उतना ही वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वर्क डन विद शियर इतना ही है, वर्क डन विदाउट शियर इतना, और दोनों वर्क डन क्या होते हैं बराबर, दोनों में काम सेम चाहिए, बस एक में डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स ज्यादा, और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो फोर्स कम। कितना कम, तो फोर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कैलकुलेट करके एनर्जी बैलेंस से। क्लियर है दोस्तों, इसी पार्ट पर हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, शीट मेटल के काफी डेप्थ में हम चले गए हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने बाकी शियरिंग ऑपरेशंस देखे और हमने एनालिसिस देखी, जब भी कभी शियर दिया जाता है पंच पर तो क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे शीट मेटल के कौन से ऑपरेशंस, फॉर्मिंग ऑपरेशंस, मतलब शीट मेटल को अलग अलग तरीके से डिफॉर्म करके हमें क्या क्या मिलता है, जैसे आयरनिंग हो गया, है ना, ड्राइंग हो गया, इसके अलावा बेंडिंग हो गया। तो दोस्तों इनकी एनालिसिस भी देखेंगे और ये प्रोसेस में क्या होता है वो भी देखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में लेनी जरूरी है, और इससे हमारा फिर शीट मेटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो सेशंस हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप SSC JEE RRB JEE है ना, गेट के एग्जाम की भी इवन प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी कर रहे हो, तो उसका भी आपको काफी सारा मटेरियल यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। PDF इकट्ठी कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। और डाउट के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डाउट के लिए ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू होगा, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास से। और डाउट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप उत्कर्ष मैक का टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, ये स्पेशली डाउट सॉल्विंग पोर्टल है। क्लियर है मेरे दोस्त, ये स्पेशली डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ठीक है।
यस, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है ये, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए उत्कर्ष डबल ई, उत्कर्ष डबल ई, और सिविल इंजीनियर के लिए उत्कर्ष सिविल, ठीक है, उत्कर्ष सिविल। इस पर अपने आप को क्या करें, ज्वाइन कर लें सारे के सारे अपने अपने डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स, और वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। एक दिन के अंदर अंदर आपको उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों एक्टिव रहे इस पर और बाकी स्टूडेंट्स को भी जोड़ें और लाइव आने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इंटरेक्शन कर सकें। यदि कोई भी डाउट आपको रह जाता है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबने कोऑर्डिनेट किया, है ना, आज की क्लास में, ठीक है। और अपने डाउट्स को क्लास में लिमिटेड रखें, सुनने की कोशिश करें तो डाउट्स अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। यस, क्योंकि हम जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि आपके अंदर क्या डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी उसका जवाब अपने पढ़ाते वक्त ही दे दिया करेंगे, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ये इसीलिए किया गया है ताकि क्लास में कम से कम डिस्टर्बेंस रहे, ताकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम टाइम में मटेरियल दिया जा सके, क्योंकि एग्जाम नियर है ना। आपकी प्रिपरेशन में एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस कर दिया गया है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल की मदद से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइव 8:30 है ना AM पे, ठीक है। सबके सब क्लास में टाइम पर आ जाया करो और वीडियो को फैला दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे, बूस्टअप हो हमारा कॉन्फिडेंस आगे के लेक्चर्स लेने के लिए। चलिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।